नमस्ते, मैं डॉक्टर प्रेरणा उबाळे, वर्ण महाविद्यालय पुणे स्वायत्त से हिंदी विभाग प्रमुख। भाषा शिक्षण के कुछ पाठ हम इस पाठ्यक्रम में पढ़ रहे हैं और इसमें आप अभी काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं। इसके पहले हमने भाषा क्या है, भाषा का स्वरूप क्या है, उसकी परिभाषा क्या है, ये सब कुछ देखा। लिपि के संदर्भ में जानकारी ली कि हिंदी भाषा देवनागरी में लिखी जाती है, बोली जाती है, जो जिस प्रकार से भाषा हम बोलते हैं, उसे एक व्यवस्थित वर्णमाला में किस प्रकार से हमने बाँध कर रखा हुआ है। उसके कुछ नियम, ये स्वराघात, संधि के रूप में भी आपने देखे होंगे। इसी के चलते हमें एक और पाठ यहाँ पर पढ़ना है और वो पाठ है वर्णों का उच्चारण और वर्गीकरण। ये ठेठ आपके उच्चारण प्रणाली से जुड़ने वाला पाठ है। मतलब शुरुआत से जो मैं बार-बार कह रही हूँ कि भाषा हम बोलते हैं, अनेक शब्दों का उच्चारण करते हैं, अनेक वाक्यों का उच्चारण करते हैं। बार-बार हम बोलते रहते हैं और उस बोलने के पीछे कोई कार्य कारण भाव होता है, कोई उद्देश्य होता है। विचार विनिमय का एक महत्वपूर्ण वो साधन के रूप में हम भाषा को इस्तेमाल करते हैं और ये भाषा जो है ये सारे वर्णों के माध्यम से हमारे शब्द बन जाते हैं, हमारे वाक्य बन जाती हैं और उसके माध्यम से वो प्रकट होती है। हिंदी की जो वर्णमाला है अ से ज्ञ तक, उसका उच्चारण अगर हम करें और कई सारे शब्द उस वर्णमाला से बने हुए हैं। इन सबको हमें विस्तार से अगर जानना है उच्चारण प्रणाली के आधार पर, तो हमें ज़रूर इसके बारे में और अधिक गहराई से सोचना पड़ेगा। कि वर्णों का उच्चारण कैसे होता है, उसका वर्गीकरण किस प्रकार से भाषा वैज्ञानिकों ने किया है और भाषा वैज्ञानिक जो है किन आधारों पर उसका वर्गीकरण कर रहे हैं, उसका विभाजन कैसे किया गया है, इस संदर्भ में ज़रूर हम बात करेंगे। मूल रूप से मैं ये मानकर चलती हूँ कि आपको हिंदी की वर्णमाला मालूम है और इस वर्णमाला को आधार बनाकर ही अब ये सारी आगे की बातें हम लोग करने वाले हैं। हिंदी वर्णमाला जो अ से ज्ञ तक है, अब ये जो हम कहते हैं या सामान्य रूप से किसी भी शब्द का उच्चारण करते हैं, तो हमारे होंठ हिलते हैं। हमारे गले में जो स्वर यंत्र है, उसके माध्यम से ध्वनि निकलती है। हमारे जो मुख विवर है, उसके कई सारे हिस्से, जीह्वा है, तालु है, कंठ है, हमारे फेफड़े हैं, हमारी नाक है। ये जो हमारे सारे शरीर के अवयव हैं, ये सारे जो हैं उच्चारण प्रणाली में हमारा साथ देते हैं। हमें इनकी सहायता होती है। अब ये वर्णों का उच्चारण किस प्रकार से हम करते हैं? प्रत्यक्ष रूप से कौन-कौन से स्थान ऐसे हैं कि जो हमारे वर्ण का उच्चारण करने में हमें सहायता करते हैं? ये हम कुछ माध्यमों के द्वारा देखेंगे। एक स्क्रीन मैं आपके साथ शेयर करती हूँ और उसके माध्यम से हम थोड़ा-सा आगे बढ़ेंगे। देखिए, वर्णों का उच्चारण और वर्गीकरण, ये समझने के लिए एक चित्र मैं आपको दिखाती हूँ। ये चित्र है उच्चारण वाक् यंत्र का या उच्चारण अवयव का। यहाँ पर पहले चित्र में आपको दिखाई देगा कि एक मनुष्य के चेहरे की आकृति निर्माण की गई है या बनाई गई है। उसे रेखांकित किया गया है और यहाँ पर आप देखेंगे कई सारे बाण यहाँ पर किए गए हैं। उसे अलग-अलग अंक दिए गए हैं। जहाँ-जहाँ पर ये बाण दिखाई दे रहे हैं आपको, यहाँ पर उसके दूसरे चित्र में उन सारे जगहों के नाम दिए गए हैं। तो जैसे मैं पढ़कर बताती हूँ। अब ये सारा जो है हम कहेंगे पहले चित्र में जो कुछ यहाँ हमें दिखाई देता देता है, ये उच्चारण अवयव है या उच्चारण वाग् यंत्र हम उसे कह सकते हैं। औच्चारणिक ध्वनि विज्ञान नाम की एक भाषा विज्ञान की शाखा है जिसमें औच्चारणिक ध्वनि विज्ञान में इस उच्चारण प्रणाली का बहुत ही गहराई से अध्ययन किया जाता है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि कुछ ऐसे हिस्से कि जो हमारी सहायता करते हैं ध्वनि के उच्चारण में और ये कौन-कौन से हैं, मैं यहाँ पर पढ़कर आपको बिल्कुल सुना सकती हूँ कि उपाली जीभ
कि इसे हम कंठ कहते हैं, गलबिल कहते हैं, कि हमारे गले का एक हिस्सा वो होता है। स्वर यंत्र, स्वर तंत्रिया, नासिका विवर, अलिजीवा, कोमल तालु, कठोर तालु, भोजन नलिका, दांत, जीवा मध्य, जीवाग्र, जीवा पश्च, स्वर यंत्र मुख, फिर है मुख विवर, कंठ, मूर्धा, वर्स्य, ओष्ठ, जिह्वानोक, जिह्वा और जिह्वामूल। ये सारे जो है उच्चारण के हमारे अवयव हैं। इनके माध्यम से मनुष्य वर्ण कह पाता है, शब्द कह पाता है या पूरी भाषा बोल पाता है। ये सब कुछ जो है इसे हम वाक् यंत्र कहते हैं। वाक् का मतलब है बोलना, कि बोलने के लिए जो हमें आधार रूप में या ठोस रूप में सहायक होते हैं, ये सारे अवयव हैं। आगे हमें ये देखना है कि अब यहाँ पर इस चित्र में आपको नाक दिखाई दे रही है। नाक के यहाँ से अंदर का एक हिस्सा आपको यहाँ पर रेखांकित किया हुआ, इसे बिंदु किए हुए दिखाई देते हैं। यहाँ पर होठ दिखाई देंगे। मुख विवर का ये अंदर का हिस्सा आपको दिखाई देगा। गले में यहाँ पर दो अलग अलग नलिकाएं आपको दिखाई देंगी। ये सारे जो हिस्से हैं इसे हम एक विशिष्ट स्थान कहते हैं। उसी के चलते आगे देखेंगे हम लोग, देखें कि भाषा का मौखिक और एक लिखित रूप होता है। कि भाषा जब हम उच्चारित करते हैं तो उसका एक मौखिक अपना आप रूप बन जाता है, और जब भाषा हम लिखते हैं तो उसका एक अलग रूप हम बना देते हैं। वर्णमाला में जब हम बोलते हैं तो केवल बोलने के स्तर पर मौखिक रूप में केवल मुख से वो वाणी के रूप में निकलता है, इसलिए उसे हम मौखिक कहते हैं। और दूसरी तरफ जो है लिखित रूप, कि लिखित रूप में हम क्या कह सकते हैं कि जब हम भाषा को एक व्यवस्थित रूप में व्याकरणिक नियमों के आधार पर लिखना शुरू कर देते हैं। अब वहां पर हमारी वाक्य रचना बहुत व्यवस्थित होनी चाहिए। इस प्रकार से हमारी योजना होती है। इसलिए मौखिक और लिखित रूप में बहुत अंतर होता है। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि वर्णों का जो उच्चारण होता है या उसका वर्गीकरण होता है वो किस आधार पर किया गया है। आप देखेंगे कि यहाँ पर स्थान या मुख के जिस भाग से जिस अक्षर का उच्चारण होता है उसे अक्षर का स्थान कहते हैं। कि मुख के जिस भाग से जिस अक्षर का उच्चारण होता है। अब यहाँ पर फिर से एक बार चित्र देखते हैं कि ये चित्र, यहाँ पर कई सारे बाण जो दिखाई दिए हैं और यहाँ पर जो सारे नाम उनके लिखे गए हैं वो सारे जो है स्थान हैं, कि जिनके माध्यम से मनुष्य उच्चारण करता है। कि उबाली जीभ है या स्वर यंत्र है। स्वर यंत्र यहाँ पर गले में होता है। स्वर तंत्र या उसी से जुड़ी हुई होती है। बिल्कुल छोटे से दो पर्दे, बहुत ही महीन पर्दे हम जिसे कह सकते हैं, कोमल पर्दे होते हैं। और नासिका विवर, ये सारे जो है स्थान है। इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि जिस जगह से मनुष्य उस मुख के किसी भी भाग के किसी भी हिस्से से अगर वो उच्चरित कर रहा है तो उसे स्थान कहा जाएगा। वो उस अक्षर का स्थान होगा। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़कर देखते हैं कि स्थान भेद के अनुसार वर्णों के भेद कैसे हैं। कि ये जो सारे अनेक नाम हमने देखे कि स्थान भेद उसे कहा गया है, कि अलग अलग स्थान है इसलिए अलग अलग भेद उसे कहा गया। और फिर उसी के आधार पर फिर वर्णों के भी भेद बन गए। कि जैसे कि कंठ्य, कि यहाँ पर आप पहला अंक देखिए कि जहाँ पर मैंने लिखा है कि कंठ्य, और कंठ का अर्थ होता है कि आप कंठ के माध्यम से जो ध्वनियां निर्माण करते हैं, जिन ध्वनियों का उच्चारण करते हैं, उन्हें कंठ ध्वनियां कहा जाता है। कि जैसे अ है, आ है, क, ख, ग, घ। आप स्वयं ये उच्चारित करके देखें और आपको पता चलेगा कि ये सारे जो है हमारे कंठ से ही बिल्कुल उच्चरित होते हैं, इसलिए उसे कंठ कहा है। दूसरे है तालव्य। इसमें ई, च, छ, ज, झ, श ये ध्वनियां हैं। कि हमारे मुख विवर में जो तालु का हिस्सा होता है उस तालु के अलग अलग हिस्से जो है इन वर्णों के उच्चारण में स्पर्श हो जाते हैं जीभा के साथ, इसलिए उसे कहा है तालव्य। फिर है मूर्धन्य, ट ठ ड ढ ण र श। कि मूर्धा
उसे कहा जाता है कि हमारे दाँतों के आसपास एक थोड़ा-सा खुरदरा हिस्सा होता है। उस हिस्से को जीभ टकराती है और फिर इन वर्णों का उच्चारण होता है। ट, ठ, ड, ढ, ण, र, श। कि र आप देखेंगे तो र के कहते समय कि जीभा एक बिल्कुल उसका ज़ोर से कंपन होता है। फिर है दंत्य कि जिन वर्णों के उच्चारण के लिए हमें दाँत की भी आवश्यकता होती है, दाँतों की भी सहारा हमें लेना पड़ता है, तो उन्हें हम दंत्य कहते हैं। कि त, थ, द, ध, न, ल, क्ष। आप ये खुद महसूस करेंगे या आपने अनुभव भी किया होगा कि जो व्यक्ति बहुत वृद्ध हो जाते हैं और मुँह में दाँत नहीं रहते, उस समय जब वो बोलते हैं, तो ये जो दंत ध्वनियाँ हैं, वो ठीक से बोल नहीं पाते हैं। तो उस समय जो है हमें लगता है कि वो तोतली-सी ज़बान में बोल रहे हैं या बिल्कुल छोटा बच्चा भी आप देखेंगे, तो उनकी भी स्थिति ऐसी ही होती है। मतलब आप देखें कि दाँतों का उपयोग जो है कितना अ, हम ज़रूरी रूप में यहाँ पर भाषा के उच्चारण में करते रहते हैं। और ये त, थ, द, ध जैसे ये सारी ध्वनियाँ जो हैं कि बिना दाँतों के हम कह नहीं पाएँगे या फिर अगर कहने की कोशिश भी करेंगे, तो बिल्कुल वो तोतली ज़बान की तरह हमें सुनाई देगी और वो ठीक से समझ में नहीं आएगी। फिर आगे है ओष्ठ्य कि यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जहाँ पर ओठों का उपयोग किया जाता है, जहाँ पर आपके ओष्ठ काम आ जाते हैं, वहाँ पर उ, ऊ, प, फ, ब, भ, म ये ध्वनियाँ हैं, ये सारे वर्ण हैं। अब आप देखेंगे कि ब आप कहते हैं तो दोनों होंठ जो है आपके बिल्कुल एक-दूसरे से टकरा जाते हैं। म कहते हैं तो आपके दोनों होंठ एक-दूसरे के अंदर चले जाते हैं। तो ये मुख के अंदर चले जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये होंठ भी जो है किस तरह से ये भाषा का उच्चारण कर रहे हैं। अनुनासिक कुछ ध्वनियाँ होती हैं। अनुनासिक ध्वनियों का मतलब होता है कि जिसके उच्चारण में हमें कहीं नाक की भी सहायता लेनी पड़ती है। और वो कौन-सी ध्वनियाँ हैं, वो कौन से वर्ण हैं? न, ण और म। कि ये जो ध्वनियाँ हैं, ये या हम कह सकते हैं अनुस्वार जहाँ पर होता है, कि उन अनुस्वार वाले वर्ण भी जो है, ये इस प्रकार से ही हमें कहने पड़ते हैं। कंठ तालव्य है कि जहाँ पर कंठ और तालु का उपयोग होता है, उसे कहा जाता है कंठ तालव्य। अब ऐसी कौन-सी ध्वनियाँ हैं? ए, ऐ। कंठ्योष्ठ है, कंठ्योष्ठ में ओ, औ कि जहाँ पर कंठ है और होठों का भी उपयोग किया जा रहा है। फिर है दंत्योष्ठ कि दाँत और होठों का उपयोग, कि जहाँ पर हम कह सकते हैं कि व जो ध्वनि है कि दाँत का भी उपयोग हो रहा है और होठों का भी उपयोग हो रहा है। इस तरह से ये सारे स्थान जो है हमें वर्णों के उच्चारण में मदद करते हैं और इस तरह से उन स्थानों के आधार पर ही उन वर्णों के भी अलग-अलग भेद किए गए हैं उन स्थानों के नाम के आधार पर। कि जैसे यहाँ पर कंठ्य कहा कि कंठ के आधार पर है इसलिए कंठ्य कहा है। वैसे ही इन सारे नामों को आप देख सकते हैं। अब आगे देखते हैं कि मुख्य जो प्रयत्न यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि वर्णों के उच्चारण की जो रीति है, उसे प्रयत्न कहते हैं। कि पहला जो हिस्सा हमने देखा कि वो स्थान का था, कि भाषा में स्थान ज़रूरी है। मतलब भाषा में उच्चारण के लिए अवयव ज़रूरी है। भाषा में कोई उच्चारण के लिए अगर अवयव नहीं होगा, तो उच्चारण ही नहीं हो पाएगा। अब दूसरा जो हिस्सा होता है कि उच्चारण के लिए अवयव मौजूद है, लेकिन अगर आप कुछ कह ही नहीं सकते हैं, कि आप कुछ बोल ही नहीं पाते हैं, तो फिर यहाँ पर मुश्किल हो सकती है। मतलब उस समय आप भाषा नहीं बोल पाएँगे। कि जो व्यक्ति बोल ही नहीं पाते हैं, उनके लिए ये हम कह सकते हैं कि ये हिस्सा बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दूसरी तरफ हम कह सकते हैं प्रयत्न उसे कहा जाता है कि जब उच्चारण अवयव के माध्यम से कुछ हम कहने की कोशिश करते हैं। वो प्रयास, वो जिस प्रकार से हम करते हैं, उसे हम प्रयत्न कह सकते हैं। ये ध्वनि जब निर्माण होती है या वर्ण
कहने का प्रयास जब होता है, तो हमारा जो वाग्यंत्र है, जो हमारे ये इंद्रियाँ हैं, कि उनकी कुछ क्रियाएँ हो जाती हैं, उनकी कुछ हलचल होती है। वो हम हलचल उस हलचल को, उस क्रिया को अभ्यंतर प्रयत्न कह सकते हैं। अभ्यंतर मतलब भीतर से किया गया प्रयत्न, कि कंठ के माध्यम से अगर ध्वनि उच्चरित हो रही है, कि अगर हम कह रहे हैं, तो कंठ में ही हलचल होने वाली है, कि वो बाहर से हमें केवल कंठ हिलता हुआ दिखाई देगा या कुछ स्पर्श करने पर महसूस होगा, लेकिन भीतर से वो एक प्रयत्न, वो प्रयत्न के माध्यम से वो शरीर की एक हलचल हमें दिखाई देगी, इसलिए वो अभ्यंतर प्रयत्न कहा जाता है। फिर है ध्वनि के अंत तक, अंत की जो क्रिया है, उसे बाह्य प्रयत्न कहते हैं। अब ये मनुष्य पर निर्भर है कि मनुष्य क्या करता है, किस प्रकार से भाषा बोलता है, किस प्रकार से उसका उच्चारण करता है। उसके लिए जिस प्रकार से वो अंत तक बोलता है, कि उसकी जो क्रिया है वो निरंतर रूप से चलती रहती है, तो उसे हम कहते हैं बाह्य प्रयत्न। कि केवल उच्चारण अवयव का होना ज़रूरी नहीं है, बल्कि उस प्रयत्न का भी होना ज़रूरी है, जिसके माध्यम से मनुष्य भाषा बोल सकता है। मनुष्य भाषा कहता है या उसे दूसरों को बताने में सहायता होती है। कि मनुष्य अगर बोलेगा ही नहीं, कि बिल्कुल मौन धारण करेगा और कोई व्यक्ति अगर कहे कि आप मुझे समझ लो, या मेरे मन में क्या विचार है आया, वो आप समझ सकते हैं या नहीं, तो बिल्कुल उत्तर ना ही होगा। क्योंकि अगर कोई मनुष्य कुछ बोल ही नहीं रहा है, कुछ इशारे नहीं कर रहा है, किसी भी माध्यम से भाषा को अभिव्यक्त ही नहीं कर रहा है, तो वहाँ पर ये कह सकते हैं कि वो मनुष्य भाषा बोलने के लिए कोई भी प्रयत्न नहीं कर रहा है। इसलिए जिस तरह से उच्चारण अवयव, जिस तरह से वाग यंत्र महत्वपूर्ण है, उसी तरह से उसी के साथ मनुष्य के भीतर से होने वाले ये प्रयत्न और बाह्य रूप से होने वाले ये प्रयत्न भी बहुत ही ज़रूरी हमें दिखाई देते हैं। कि वर्णों का जो उच्चारण है, ये आप देखेंगे कि ये पूरे जो बाण इतने सारे दिए हुए हैं इस चित्र में, उस सारे चित्र में अनेक बाण आपको दिखेंगे और लगभग 22 हमारे उच्चारण अवयव है, कि छोटे-छोटे रूप में, कम अधिक मात्रा में ये किस प्रकार से हमें सहायता करते हैं बोलने में। और ये यहाँ पर होठों की स्थिति दिखाई दी गई है, यहाँ पर स्वर यंत्र है, यहाँ पर एक नलिका भीतर से हुई दिखाई देती है, यहाँ पर एक गलबिल दिखाई देता है। क्या आप देखेंगे आपके गले पर एक कुछ उभरा हुआ हिस्सा आपको नज़र आता है या स्पर्श करके महसूस होता है। बहुत ही कोई व्यक्ति अगर शरीर से कमज़ोर हो, तो उसका वो गले का हिस्सा जो है बहुत ज़्यादा उभरा हुआ दिखाई देता है। और तुरंत पता चलता है कि ये जो है यहाँ पर उसका गलबिल है या कंठ है। कि ये जो वाक् यंत्र के ये सारे जो अवयव है, ये सारे अवयव जो हैं, ये प्रयत्न के माध्यम से ही सफल होते हैं। इसीलिए जो है यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जैसे उच्चारण अवयव महत्वपूर्ण है, वैसे ही प्रयत्न भी मनुष्य के लिए बहुत ज़रूरी होता है। अब यहाँ पर थोड़ा और अधिक विस्तार से हम देखते हैं कि जैसे हमने स्थान के आधार पर कुछ वर्णों के भेद देखे, उसका वर्गीकरण एक अलग प्रकार से किया हुआ दिखाई दिया हमें, वैसे ही जो मनुष्य के उच्चारण अवयवों के संदर्भ में मनुष्य जब प्रयत्न करता है या भीतर से जो एक हलचल होती है, उसके आधार पर कुछ भेद वर्णों के किए गए हैं। अब यहाँ पर पहले हम देखते हैं कि अभ्यंतर प्रयत्न के अनुसार वर्णों के कैसे भेद किए गए हैं। उसे कुछ अलग नाम दिए गए हैं। आप देखिए, ये पहला जो है विवृत, कि जहाँ पर वाग यंत्र जो है खुली रहती हैं और स्वरों का प्रयत्न विवृत कहलाता है। बिल्कुल सामान्य सी सरल सी भाषा में हम कह सकते हैं कि जब मनुष्य के होंठ खुले रहते हैं, वाग्यंत्र खुले रहते हैं या स्वरों का उच्चारण जब होता है, तब हम उसे एक विशिष्ट प्रयत्न कह सकते हैं और उसे कहा है विवृत प्रयत्न, कि जिसके माध्यम से स्वरों का ही उच्चारण होता है। दूसरा है स्पृष्ट, कि इनके उच्चारण में जो है वाग्यंत्र का द्वार बंद रहता है, कि जो हमारा स्वर यंत्र है
उसका द्वार जो है बंद रहता है। कि क से म तक के जो व्यंजन हैं, कि उनका उच्चारण जब हम करते हैं, तो हमारा जो कंठ में वाग यंत्र है या स्वर यंत्र है, वो बंद रहता है। फिर है ईशत विवृत्तम, कि ये अंतस्थ वर्ण के लिए कहा गया है कि अंतस्थ वर्ण की कुछ ही जो है स्वर यंत्र हमारा खुला रहता है कुछ रूप में, और य र ल व इस तरह की ध्वनियाँ, इस तरह के व्यंजन हम उच्चरित कर पाते हैं। इसे कहा है ईशत विवृत्तम। फिर है ईशत स्पृष्ट, कि उच्चारण में जब घर्षण होता है स्वर तंत्रियों का कहीं दो अवयवों का, तब हम उसे कह सकते हैं कि ईशत स्पृष्ट वर्ण का उच्चारण हम कर रहे हैं। उसे ही उसके लिए कुछ उदाहरण हम यहाँ पर दे सकते हैं। श, श, स, ह, कि दो अलग अलग अवयवों का वहाँ पर घर्षण होता है, और उन घर्षणों के बीच से फिर हमारे शरीर में सांस जो हम अंदर लेते हैं, वो अंदर जाती है, बाहर आती है उस घर्षण के बीच से, और उस समय जो है इनके उच्चारण हो जाते हैं। जैसे ये अभ्यंतर प्रयत्न के कुछ वर्गीकरण हमने देखे, वैसे ही बाह्य प्रयत्न के आधार पर वर्णों के वर्णों के भेद हमें दिखाई देते हैं। जैसे यहाँ पर है अघोष, कि अघोष में हम इसकी विशेषता कह सकते हैं कि ये श्वास का उपयोग अधिक रूप में इसमें किया जाता है, और इनके उच्चारण में जो है घोष नहीं है, नाद नहीं है, कि यहाँ पर सांस अंदर ली जाती है, कि क, ख, ग, छ, ट, ठ, कि यहाँ पर बहुत अधिक हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। दूसरे तरफ जो है वर्णों के भेद हम एक प्रकार और बता सकते हैं इसमें, कि घोष वर्ण जो बाह्य प्रयत्न के आधार पर किए जाते हैं, और इसमें जो है उच्चारण में नाद का उपयोग होता है। नाद का मतलब है ध्वनि का उपयोग है। ये सारे जो स्वर हैं, सारे बहुत सारे व्यंजन इसमें हम ले सकते हैं। अब यहाँ पर जो पहले अघोष में कहे गए हैं कि जिनका श्वास का उपयोग करके उच्चारण किया जाता है, उसे छोड़कर दूसरे जो व्यंजन हैं बाकी रह जाते हैं, वो सारे इसमें समाहित हो जाएंगे। तो इस तरह से घोष और अघोष ये भी महत्वपूर्ण वर्ण हमें दिखाई देता है। अब दो जो प्रकार हमने देखे, स्थान के आधार पर हमने देखा, प्रयत्न के आधार पर हमने देखा, और हमें कुछ ऐसे भी दिखाई देते हैं कि एक अलग रूप से इसका विभाजन किया हुआ, कि जहाँ पर स्थान और प्रयत्न दोनों ही हमें आवश्यक लगते हैं, और दोनों का ही यहाँ पर समान रूप में स्थान दिखाई देता है, समान रूप में महत्व दिखाई देता है। और फिर इनके आधार पर स्वर और व्यंजनों का कहीं विभाजन किया गया है, कि स्वर के कुछ भेद यहाँ पर किए गए हैं, कि मूल स्वर है कि जो अ से ज्ञ अहा तक है। फिर है संधि स्वर, दीर्घ और संधि संयुक्त है। फिर है अन्य स्वर, ये अनुनासिक और लघु। ये तीन जो है स्वरों के मुख्य भेद किए गए हैं, कि मूल स्वर में क्या है, अ से अहा तक की जो मूल ध्वनियां हम कहते हैं। फिर है संधि स्वर। ये संधि स्वर का मतलब क्या है, कि दो स्वर एकत्रित रूप में जब आ जाते हैं, जैसे ऐ है, कि जहाँ पर ए भी है और अ भी है, कि दो अलग अलग स्वरों का उच्चारण इसमें एकत्रित रूप में हो जाता है। और कुछ जो है दीर्घ है, कि जिनका उच्चारण जो है बहुत अधिक दीर्घ मात्रा में, आहा अगर हम कहते हैं, आ कहते हैं, औ कहते हैं, तो इनका उच्चारण जो है दीर्घ रूप में होता है, इसलिए जो है उसे दीर्घ स्वर कहा जाता है। फिर है अन्य स्वरों में अनुनासिक, जैसे मैंने पहले भी बताया कि कुछ ध्वनियों के लिए हमें नाक का, नासिका विवर का बहुत अधिक उपयोग करना पड़ता है, और उसमें जो है अनुनासिक उसे कहा जाता है, जिसमें हम चंद्र बिंदु लेते हैं बाद में, या फिर अनुस्वार कहीं उपयुक्त हमारे लिए वाक्य में हो जाता है। ये अनुनासिक ध्वनियाँ इसमें समाहित हो जाती है, और दूसरी तरफ जो है
लघु कुछ ध्वनियाँ इसमें समाहित हो जाती हैं, जिनका उच्चारण बहुत कम समय में, कम मात्रा में हम कर पाते हैं। जैसे है, कि जिसके लिए बहुत कठिनाई नहीं है, जिसके लिए बहुत अधिक विशेष प्रयत्न नहीं करना पड़ता है और बहुत ही आसानी से, बहुत ही सरलता से इसे हम उच्चारित कर पाते हैं। इस तरह से स्वरों के ये सार और प्रयत्न के आधार पर बिल्कुल एक कुल मिलाकर दोनों का मिश्रण आपको यहाँ पर दिखाई देगा। दूसरी तरफ जो है व्यंजनों के भी इस तरह से विभाजन गए हैं और मूल जो है 5 व्यंजन वर्ग हमें दिखाई देते हैं। अब ये 5 व्यंजन वर्ग कौन से हैं? क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। ये 5 वर्ग जो है प्रमुख रूप में है और इसमें फिर 2 अलग हिस्से किए गए हैं। इसमें है अल्प प्राण व्यंजन और दूसरा है महाप्राण व्यंजन। अब यहाँ पर इन शब्दों के जिस तरह से नाम आपको दिखाई देंगे या शीर्षक जो है अल्प प्राण कहाँ है, महाप्राण कहाँ है, उससे आपको थोड़ा-सा समझ में आ जाएगा कि प्राण इसे क्यों कहा है, कि प्राण मतलब क्या है, कि मनुष्य के शरीर के लिए जिस ऑक्सीजन की, जिस हवा की बहुत अधिक आवश्यकता होती है, इन व्यंजनों के उच्चारण में भी उसकी बहुत अधिक आवश्यकता होती है। कि जो कुछ हम भाषा बोलते हैं, देखो आप जब कुछ रुकते हैं तो सांस अंदर लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और तुरंत फिर दूसरा शब्द बोलते हैं। कुछ ध्वनियों को कहते समय जो है हमें क्या करना पड़ता है कि सांस अंदर लेनी पड़ती है। कुछ ध्वनियों के उच्चारण में सांस बाहर छोड़नी पड़ती है। कुछ ध्वनियों के उच्चारण में वो इतने ठोस रूप में ऐसे इस प्रकार से प्रखर रूप से हम उसका उच्चारण करते हैं कि तुरंत सांस अंदर लेना और बाहर लेने की जो क्रिया है वो हो जाती है। और उसी के आधार पर जो है यहाँ पर उन व्यंजनों का वर्गीकरण इन 2 प्रकारों में किया गया है, अल्प प्राण और महाप्राण। कि अल्प प्राण में हम कह सकते हैं कि जहाँ जिनके उच्चारण में बहुत कम ऑक्सीजन की, बहुत कम हवा अंदर लेने की आवश्यकता महसूस होती है। और महाप्राण का मतलब होता है कि जिनके उच्चारण के लिए हमें बहुत अधिक सांस अंदर लेनी पड़ती है कि या कहीं सांस रोकनी पड़ती है बहुत अधिक हवा अंदर लेने के बाद। इस तरह से स्थान और प्रयत्न के आधार पर स्वर और व्यंजनों का अलग रूप से विभाजन किया हुआ हमें दिखाई देता है। हम ये कह सकते हैं, देखो, कि ये सारी जो वर्णों की स्थितियां हैं, स्थानों की स्थितियां हैं, प्रयत्न की स्थितियां हैं, ये सभी जो है एक भाषा को तैयार करते हैं। हम वर्णमाला कहते हैं अ से ज्ञ तक, लेकिन ये अ से ज्ञ तक का कहना जो है हमारा इस स्थान के आधार पर अवलंबित है, प्रयत्न के आधार पर अवलंबित है कि मनुष्य जैसे-जैसे उसका उच्चारण करेगा, वैसे-वैसे जो है वो स्थान हमें समझ में आता जाएगा और उस प्रणाली को किस प्रकार से मनुष्य कहता है, उसके पीछे कौन-सी क्रिया होती है, तब हम उस प्रयत्न को समझ पाएँगे। इस ये जो पाठ है, इसके संदर्भ में प्रत्यक्ष रूप से आप जितना अभ्यास करेंगे कि अ से ज्ञ तक की जो वर्णमाला है, आप अगर खुद कहना शुरू करेंगे और बिल्कुल ध्यानपूर्वक ये कहना शुरू करेंगे कि मैं कैसे कह रहा हूँ, मैं कैसे कह रहा हूँ, को किस प्रकार की ध्वनि में लेना चाहिए, उसका विभाजन कहाँ पर हो जाता है। फिर कंठ से अगर कुछ ध्वनियाँ निकलती हैं, तो वो कैसे निकलती हैं और मैं अगर कुछ कह रहा हूँ, तो क मेरा किस प्रकार से मैं कह पाता हूँ, ख मैं कैसे कह पाता हूँ, ख कहते समय जो है मेरी जीभ किस तरह से हिलती है, ग कहते समय क्या होता है। ये हर एक वर्ण के अनुसार जब तक आप सोचते नहीं हैं, तब तक जो है आपको किसी भी रूप में भाषा को समझना सरल नहीं लगेगा। प्रत्यक्ष रूप से इसीलिए मैंने कहा कि आप जब इसका अभ्यास करेंगे, हर एक वर्ण के बारे में सोचेंगे, तभी जो है आपको ये मालूम होगा कि स्थान क्यों ज़रूरी है, प्रयत्न क्यों ज़रूरी है और दोनों जो है एक-दूसरे पर कैसे परस्पर अवलंबित हैं।
इसलिए जो है औच्चारणिक ध्वनि विज्ञान की एक महत्वपूर्ण शाखा बनाई गई है और बहुत गहरा अध्ययन, बहुत गहरा चिंतन भाषा विद्वानों ने इसमें किया हुआ है। मनुष्य जो तोतली ज़बान बोलता है कि कभी-कभी कुछ उच्चारण ठीक से नहीं कर पाता है। तो वो ठीक से क्यों नहीं कर पाता है? इसका अध्ययन भी इस औच्चारणिक ध्वनि विज्ञान में होता है। और कुछ ऐसे यंत्र बनाए गए हैं कि जिसके माध्यम से मनुष्य किस तरह से बोलता है, उसकी उच्चारण प्रणाली में कोई दोष है या नहीं, ये भी जानना बहुत सरल हो जाता है कि विज्ञान ने इतनी तरक्की की हुई है, उस तरक्की के माध्यम से उस तरक्की को अपने इस भाषा के साथ भी, भाषा विज्ञान के साथ भी जोड़ते हुए भाषा विद्वानों ने जो है इसके कुछ उपाय भी ढूँढे हुए हैं। कि जो आज हमने पाठ पढ़ा, जो वाक्य यंत्र से संबंधित है, जो वर्णों से संबंधित है, उसके उच्चारण और उच्चारण प्रणाली से संबंधित है, प्रत्यक्ष रूप से कहीं आपको अगर अवसर मिलता है तो ज़रूर आप देखिए कि ऐसे अलग-अलग प्रदर्शनियाँ भी होती हैं कि जहाँ पर इन सारे उच्चारण प्रणाली के संदर्भ में बहुत अधिक विस्तार से कुछ पोस्टर्स लगाए जाते हैं, कुछ बिल्कुल ध्वनियाँ किस तरह से मनुष्य कहता है, उनकी ध्वनि लहरें किस तरह से मनुष्य की आती हैं। कि भाषा जो हम कहते हैं कि अगर मैं कह रही हूँ, तो कहते समय मेरी आवाज़, मेरी ध्वनि किस तरह से निकल रही है, उसकी लहरें कैसी हैं, उसकी गति कैसी है, उसके वो कितनी तेज़ी से आ रही हैं। ये नापने वाले भी अलग-अलग यंत्र होते हैं। ये विषय जो है ये काफ़ी बड़ा विषय है, बहुत ही विस्तार से इसे पढ़ा जा सकता है। फ़िलहाल मैं ये कह सकती हूँ कि हमारा जो भाषा शिक्षण से जुड़ा हुआ ये पाठ है और उसमें वर्ण का उच्चारण आप कैसे करते हैं और भाषा को सीख पाते हैं, ये सीधे आपको सिखाने वाला, बताने वाला ये पाठ है। और इन सारे पहले भी जो कुछ आपने पाठ पढ़े हुए इन सारे पाठों में आपको एक-एक भाषा का हिस्सा आपको समझ में आता होगा कि वर्णों का उच्चारण जो है एक बिल्कुल ही प्रत्यक्ष रूप से इसका अभ्यास किया जाना चाहिए और आप मुझे बिल्कुल आशा है इस बात की कि आप इस बारे में ज़रूर सोचेंगे और आपके लिए अभ्यास के लिए भी मैं यही बताना चाहूँगी कि जो कुछ हमारी हिंदी की वर्णमाला है या देवनागरी के जो वर्ण हैं, आप अपनी मातृभाषा के भी ले सकते हैं अभ्यास के लिए कि उन्हें कहें। आईने के सामने भी खड़े होकर आप कह सकते हैं और जिसके माध्यम से आपको कुछ पता चलेगा कि आपकी नाक भी कहीं हिलती है या नहीं। कि ये थोड़ी मज़ेदार चीज़ें आप लोगों को सीखने के लिए मिलेगी और एक हँसते-खेलते हुए आप भाषा को अवगत कर पाएँगे। अगले पाठ के लिए हम ज़रूर मिलेंगे। अभी के लिए नमस्ते। धन्यवाद।